ठीक है, तो आज का टॉपिक हम लोग रिसर्च को ही आगे बढ़ाएंगे। और एक क्वेश्चन हमने देखा था कि किस चीज को रिसर्च नहीं कहते हैं, है ना। कुछ नॉलेज के टाइप देखे थे जिनको हमने मान लिया था कि वो रिसर्च नहीं हो सकते थे। आज हम रिसर्च को और अच्छे से कैसे समझ सकते हैं, जब हम ये पता लग जाए कि किस कंडीशन में किसी भी नॉलेज को रिसर्च कहा जा सकता है। याद है पहला लेक्चर हमने कहा था कि कुछ चीजें रिसर्च जैसी लगती हैं लेकिन वो रिसर्च नहीं है। अब क्वेश्चन बनता है कि कोई कंडीशन रिसर्च लग रही है लेकिन हम कंफर्म कब कहें कि वो रिसर्च है। ठीक है, कोई भी नई चीज आप निकाल के लाए या पुरानी चीजों को आपने वेरीफाई किया, आपको लग रहा है कि रिसर्च है, लेकिन आप वेरीफाई कैसे करेंगे कि रिसर्च है या नहीं है। इस प्रोसेस को हमने इसमें देखना है। तो होपफुली बात समझ में आ रही होगी। ऐसी कोई भी नॉलेज निकाल के लाएं, चाहे वो प्री स्टैब्लिश है या नहीं है या वेरीफाई करनी है, उसमें अगर हम कुछ चीजों को फॉलो कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि उसमें उसे रिसर्च है। जैसे अगर उसमें बौद्धिकता है, अगर उसमें तार्किकता है और वैज्ञानिक प्रक्रिया है, तो हम उस चीज को कह सकते हैं कि ये रिसर्च है। वैज्ञानिक प्रक्रिया क्या होती है, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि वैज्ञानिक प्रक्रिया किसे कहा जाता है, उसका अध्ययन करते हैं। या ऐसा कोई भी ज्ञान जिसके स्रोत प्राथमिक और द्वितीयक हों, आंकड़े, डाटा संकलन कहते हैं इसको, है ना। तो प्राथमिक स्रोत कौन होते हैं, जहां अनुसंधानकर्ता स्रोत से स्वयं मिल सकता है, उसका अवलोकन कर सकता है। जैसे आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं, साक्षात्कार, तो कैसा सोर्स हुआ ये, आप अवलोकन भी कर पा रहे हैं और अपने हिसाब से प्रश्न को भी पूछ पा रहे हैं। ठीक, तो जो ज्ञान का स्रोत है, अगर अनुसंधान करता उससे जाकर मिल लेता है तो हम कह सकेंगे कि वो प्राथमिक स्रोत। और अगर उससे नहीं मिल पा रहा, उसके बारे में कहीं और से पता लगा रहा है, ठीक है, तो किसी व्यक्ति से मिल लिया तो प्राथमिक स्रोत हुआ। लेकिन अगर उसकी आत्मकथा पढ़ ली तो उस व्यक्ति से मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन आपने उसकी आत्मकथा जीवनी पढ़ ली है, तो वह द्वितीयक स्रोत हो जाएगा। और ऐसा डेटा जब कलेक्ट कर रहा हो तो वो किससे फ्री होना चाहिए, पूर्वाग्रह, प्रिजुडियस नहीं होना चाहिए उसे। ठीक, तो यहां प्राथमिक का मतलब प्राइमरी डेटा है और यहां सेकेंडरी डेटा है। ठीक है, और क्या होना चाहिए, फ्री फ्रॉम प्रिजुडिसनेस। आप किसी भी पहली सोच से निर्धारित ना हो कि डेटा कलेक्ट करने जा रहे हैं तो ये काम या इस सोच के साथ जाएं, हम ये की सोच ले जाएं कि हमें अपनी तरफ से कुछ नहीं देखना है, जो दिख रहा है उसी को कलेक्ट करना है। जैसे मैंने अभी कहा कि वो अवलोकन पर आधारित हो, अर्थात वो निरीक्षण, इसको हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। किस पर बेस्ड होनी चाहिए, वो ऑब्जर्वेशन बेस्ड होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि वो नॉलेज रिसर्च है, अगर आपने वो निकाली है तो। ये पैरामीटर लगाते जाएं और हम बताते रह सकते हैं कि ये रिसर्च है या नहीं। फिर उसकी प्रकृति कैसी हो, वस्तुनिष्ठ हो। अगर आप किसी भी चीज की स्टडी पूर्वाग्रह से मुक्त होकर करेंगे, जैसी वो दिख रही है अगर उसी फॉर्म में करेंगे, तो क्या मान लिया जाएगा कि वो क्या है, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव नेचर या ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए आपके अंदर।
उस नॉलेज को आपने कैसे गेन किया हो, ऑब्जेक्टिव तरीके से किया हो। फिर जो भी आंकड़े आपने लिए हैं उन आंकड़ों का कलेक्शन विश्वसनीय यानी रिलायबल और वैध तरीके कर सकते हैं। तरीके का मतलब वैलिड, वैलिड तरीके से, वैलिड। अब वैलिड तरीका मतलब क्या होता है? ठीक, कि जैसी घटना की प्रकृति है, नेचर है, वैसा ही आपने टूल यूज किया हुआ हो। सपोज करिए कि अगर आप बच्चों से कुछ, बच्चों के संबंध में कोई स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं आप उनसे तरीके स्टडी? एग्जाम्पल के लिए बाल अपराधी का आपको स्टडी करना है, जुवेनाइल डेलिंक्वेंट, बाल अपराधी, जुवेनाइल डेलिंक्वेंट्स होते हैं। अगर इनके स्टडी करना है तो अगर आप पुलिस के भेष में जाएंगे उनके सामने तो शायद वो आपसे बात नहीं करेंगे, जज बन के जाएंगे तो नहीं बताएंगे। आपको बिना ड्रेस के साथ एक सामान्य व्यक्ति की तरह उनसे अच्छे से बात करनी पड़ेगी, तब वो अपने मन की बातें निकालेंगे। तो उनसे डेटा कलेक्ट करने के लिए आपको एक दूसरा तरीका अपनाना पड़ा, जो उस तरीके, वो तरीका और बच्चे की नेचर दोनों मैच कर रही है, तो ये वैलिड तरीका हुआ। तो जब कोई रिसर्च एक्यूरेट या एप्रोप्रिएट टूल से की जाने लगती है तो वो वैलिड मान ली जाती है। ठीक है, कोई भी रिसर्च कब वैलिड होती है? प्रश्न उस दिन भी अनामिका ने पूछा था, कोई भी रिसर्च कब वैलिड होती है? जब उसके तरीके एप्रोप्रिएट हो। डेटा अच्छा निकाला है तो वो रिलायबल है, डेटा भरोसेमंद और रिलायबल है। और वैध वैध कब होगा? जब आपने जिस तरीके से निकाला है वो तरीका भी उससे मैच करना चाहिए। दो अलग चीजें। ठीक, तो जब आप तरीका वैध लेंगे, लीगल वैलिड तरीका लेंगे, तो डेटा भी कैसा निकलेगा? रिलायबल हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से अगर हमने डेटा लिया हुआ है तो हम कह सकते हैं कि वो हमने रिसर्च की हुई है। फिर वही ऑब्जेक्टिविटी हो, यूनिवर्सलाइजेशन हो और प्रयोग सिद्ध होना चाहिए, यानी टेस्टेड होना चाहिए। डेटा हमेशा टेस्टेड लीजिए। टेस्टेड डेटा का मतलब आप टेस्ट कर लीजिए और उस तरीके से करिए जो वैलिड हो, यानी आपके बाद भी अगर कोई उसे टेस्ट करना चाहे तो क्या नहीं होना चाहिए, उसमें अंतर नहीं आने चाहिए। किसी और ने टेस्ट किया और आपने टेस्ट किया, सपोज करिए आपने ब्लड ग्रुप टेस्ट किया, आपने निकाला ओ, ठीक, और दूसरे ने इसका ब्लड ग्रुप निकाला, चेक करने पर किसी व्यक्ति का, सपोज करिए एक्स का ब्लड ग्रुप, एक ने ओ निकाला और एक ने ए निकाला, क्या मुश्किल होगी इसमें? गड़बड़ है, दोनों ही गलत हो सकते हैं। तो जरूरी है कि जो भी आप अंतिम निष्कर्ष लें तो कोई दूसरा भी अगर चेक करना चाहे तब भी रिजल्ट वही आने चाहिए। ये टेस्टेड होते हैं। टेस्टेड डेटा से या तरीके से वैलिडिटी बढ़ जाती है। फिर जब भी कोई क्रॉस क्वेश्चन करेगा या क्रॉस चेक करेगा तो आप फंसेंगे नहीं। क्लियर है? यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब क्या है? कोई भी चेक कर ले, कहीं भी चेक कर ले, रिजल्ट कैसे आने चाहिए? सेम आने चाहिए। तो अगर 2+2 4 होते हैं तो दुनिया में हर जगह कैसे होंगे? 4 होंगे। ठीक, लेकिन मैंने कहा कि 2 और 2 कितने होते हैं? अब मामला तैसी है, क्योंकि और प्लस का पर्यायवाची नहीं हो सकता ना, लेकिन हम मान लेते हैं कि पर्यायवाची है। बोलते हैं ना कि 2 और 2 कितने हुए, हमें क्या बोलना चाहिए? 2+2, 2 जमा 2 कितने होंगे? 2 जोड़ 2 कितने होंगे? तो ये टेस्टेड तरीका है।
आप कहिए 2+2 कितने हैं, दुनिया भर कोई कितना बताएगा, लेकिन आपने कहा 2 और 2 कितने होते हैं, आप पूछेगा यार 22 पूछ रहा है या 4 पूछ रहा है, समझ में नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, तो कोई भी नॉलेज इन तरीकों से अगर ली गई है तो हम कह सकते हैं कि वो रिसर्च के तरीके से ली गई, वो यही रिसर्च, यही शोध है। ठीक है, तो निष्कर्ष शोध नहीं होते कभी भी। ज्ञान जो आपको मिल गया है वो शोध नहीं है। इसका मतलब ज्ञान जिस तरीके से प्राप्त किया गया है वो तरीका शोध कहलाता है। शोध का आउटकम नॉलेज होती है, नॉलेज अपने आप में शोध नहीं है। तो ये निम्नलिखित शर्तें अगर लागू हो जाएं तो किसी ज्ञान के साथ ये सारी प्रक्रियाएं जुड़ी हों, सारी शर्तें कोई ज्ञान पूरी कर रहा हो, ठीक, तो हम कह सकते हैं कि वो अनुसंधान से प्राप्त ज्ञान है। ठीक है, ज्ञान को शोध नहीं माना जाना चाहिए। ठीक है, यहां तक स्थिति। तो अब तक हमने अनुसंधान को जानने के लिए कुछ तरीके प्रयोग किए हैं। क्या क्या तरीके देखे हमने? अच्छा, तो वही होगा। सबसे पहले हमने अनुसंधान को अपने आप में देखा कि एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। अनुसंधान एक प्रक्रिया है, प्रोसेस देखा। फिर हमने देखा कि अनुसंधान से मिलती जुलती चीजें क्या नहीं होती, अनुसंधान नहीं होती। ये ऐसे पता लगा है कि क्या है ये। और आज हमने देखा कि मिलती जुलती चीजें कब अनुसंधान बन सकती हैं, जब आपने उपरोक्त स्तरों को फॉलो करके लाए हैं, जो आपने अभी पीछे लिखी शर्तें। अगर उन शर्तों का कोई पालन कर रहा है तो अब ये क्या बन जाएगा, तो कह सकते हैं कि ये जो ज्ञान मिला है आपको वो अनुसंधान से मिला है। तो हम अनुसंधान को सामान्यतः स्टेज मान लेते हैं, नहीं, अनुसंधान तो बेसिकली क्या है, तरीका है चीज को, नॉलेज को प्राप्त करने का। ठीक, उस दिन भी आपको एग्जांपल दिया था कि आपने एक अच्छी कोचिंग अपने सब्जेक्ट के लिए कैसे खोजी। कोचिंग रिसर्च थी या कोचिंग रिसर्च का परिणाम थी, या संस्थान अपने आप में कुछ रिसर्च थी या अनुसंधान का परिणाम था, ये जहां पढ़ने आए परिणाम है। तो प्रक्रिया है, इसलिए कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी समझ में ना आ रहा हो कि अनुसंधान होता क्या है, क्योंकि वो मस्तिष्क में चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक, एक के बाद एक स्तरों पर कंप्लीट होती है, तो इसलिए सारे स्तरों को एक साथ कैच करके रखना सामान्यतः किसी के लिए आसान नहीं भी होता है, ये स्वाभाविक बात है। लेकिन अगर थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो समझ में आएंगी चीजें, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगी। अगर चीज बनी है तो समझ में भी आएगी। खैर, हम बार बार कह रहे हैं कि कोई भी ज्ञान निम्नलिखित शर्तों के साथ क्या लगता है, अनुसंधान लगता है। तो जो निम्नलिखित शर्तें हैं वो बेसिकली कुछ और नहीं है। क्या है वो? वैज्ञानिक, उस तरीके को हम वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं, साइंटिफिक मेथड कहते हैं। ठीक, अगर अनुसंधान एक प्रक्रिया है तो दूसरी भाषा में कहें कि वो एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। वैज्ञानिक प्रक्रिया कैसे है? क्योंकि वो कुछ पद्धतियों का, तरीकों का प्रयोग करती है, कुछ तरीकों का प्रयोग करती है। तो वैज्ञानिक पद्धति की परिभाषा क्या है? जब किसी ज्ञान को विज्ञान के तरीके से प्राप्त किया जाए,
तो वो तरीका ही वैज्ञानिक पद्धति है। ज्ञान विज्ञान के तरीके से प्राप्त किया जाए। उल्टा भी कहते हैं, कोई भी ज्ञान विज्ञान कब बन सकता है? जब वो वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करता है। ठीक, यद्यपि दोनों चीजें अलग अलग हैं। विज्ञान के अंदर वैज्ञानिक पद्धतियां आती हैं। ठीक, इस संबंध में कार्ल पियर्सन का स्टेटमेंट बहुत पूछा जाता है, किसने कहा और इसका मीनिंग क्या है। उसने कहा कि जो लोग विषय को विज्ञान मानते हैं, जो लोग विषय को विज्ञान मानते हैं, वो ठीक नहीं करते, उनकी सोच ठीक नहीं है। तो विज्ञान की शर्त क्या होनी चाहिए? अगर आप किसी ज्ञान को निम्नलिखित पद्धतियों से प्रयोग कर रहे हैं तो वो उसके लिए वो विज्ञान हो जाएगा। बात समझ में आई आपको? तो परिभाषा ध्यान रखिएगा। सभी विज्ञान एक ही शर्त रखते हैं और वो क्या है? पद्धति। आप किसी भी नॉलेज को पद्धतियां लगा दीजिए, आप उसे विज्ञान कह सकते हैं। अगर आप भौतिकी के नियम ढूंढेंगे तो भौतिक शास्त्र हो गया। अगर आपने पद्धति समाज को जानने में लगाई तो समाज शास्त्र हो गया। अगर आपने मनुष्य के अतीत में पद्धति लगाई तो इतिहास भी क्या है? विज्ञान है। अगर आपने मनुष्य के जीव यानी मनुष्य और जानवरों के बारे में पता लगाना चाहे तो वो जीव विज्ञान हो गया। हर विषय के लास्ट में विज्ञान है और शुरू में उसकी विषय वस्तु है। जीव क्या? जीव विज्ञान में जीव क्या है? विषय वस्तु है। समाज शास्त्र में समाज क्या है? सब्जेक्ट मैटर है। भौतिक शास्त्र में भौतिक क्या है? सब्जेक्ट मैटर है। इतिहास में भी इतिहास सब्जेक्ट मैटर। तो बाकी तो सब सब्जेक्ट मैटर। विज्ञान कब बनेंगे? वो जब वो वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करें। कोई भी ज्ञान, विज्ञान के नाम अलग अलग हो सकते हैं जो आपके सामने हैं, लेकिन उनके बनने की प्रक्रिया तो एक ही है। और जो प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम? वैज्ञानिक पद्धति या वैज्ञानिक प्रक्रिया बोलते हैं। क्लियर है? इनमें से कोई भी उठा लीजिए, इन सबको एक शर्त का पालन करना पड़ेगा। कुछ शर्तों का पालन जरूर करना पड़ेगा, तभी ये विज्ञान के दायरे में आएंगे, अन्यथा विज्ञान के दायरे में नहीं आ सकते। इनको विज्ञान कहा ही नहीं जा सकता। आपको बात समझ में आ रही है मेरी? देखते हैं कैसे पता लगेगा कि ये कौन सी पद्धति है। ठीक है, कौन से तरीके हैं जिससे किसी ज्ञान को विज्ञान कहा जा सकता है? अप्रत्यक्ष रूप से इसका अध्ययन हम पहले कर चुके हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। जब आप ज्ञान का संचय पक्षपात रहित होकर, बायस फ्री रहें, न्यूट्रल होकर स्टडी कर रहे हैं किसी चीज की, तो आप कह सकते हैं कि वो विज्ञान है। बात समझ में आ रही है आपको? तो इस पर तो जरूरत नहीं है बात करने की कि पक्षपात रहित होकर क्या होता है। फिर ठीक उसी रूप में अध्ययन करिए जिस रूप में वो दिख रही है। यानी क्या प्राप्त है उसके अंदर? कल भी बात हुई थी, जो जैसा है वैसा बता दो, अपनी तरफ से अच्छा बुरा, है ना, पसंद नापसंद, ये सब नियम हटाने पड़ेंगे आपको। हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? वो वस्तुनिष्ठ हो जाएगा।
ठीक है, और क्या करे, कार्य कारण संबंधों की व्याख्या करे। अब ध्यान रखना, कुछ विद्वानों ने कहा कि अवलोकन करे तो पद्धति कैसी है, वैज्ञानिक हुई, और कुछ लोगों ने कहा कि ना, अवलोकन के साथ साथ क्या करना चाहिए, कार्य कारण संबंध भी मैच होना चाहिए, बाय हुक एंड क्रुक नहीं, यानी रैशनैलिटी होनी चाहिए, लॉजिक होना चाहिए। ये इनके इन प्रकार अगर आपने परिणाम निकाल दिया और मान लिया कि सही है तो वो नहीं माना जाएगा। आप जो भी निष्कर्ष निकालें उसके पीछे आपको कारण बताने पड़ेंगे। अगर आप कह रहे हैं, किसी ने सपोज करो कहा ही कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में कम समझदार होती हैं, सपोज करिए उसकी बात सही भी है, अगर है तो, वैसे तो नहीं होगी, आप पूछिए सिद्ध करिए भाई, ऐसे कौन से एग्जाम्पल्स हैं जिनकी वजह से आपने ऐसा कहा। अगर भी कहता है कि बस मुझे लगता है इसलिए सही है, तो वो बात सही नहीं हो सकती, उसे लॉजिक देना ही होगा। ठीक, जैसे मैं आपको अगर एक लॉजिक दूं तो आप रिलेट करिए उसे। अरे तेरी, ठीक है, जिस पर हम पहले भी चर्चा 2-3 बार कर चुके हैं कि अगर कोई कह रहा है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में कम दिमाग रखती हैं, तो बताए कैसे है ये काम, ठीक है, और फिर ये कहे कि नहीं मैं मानता हूं कि है, नहीं, बात नहीं मानी जा सकती। आप देखते हो ना, समाज में कई सारी कहावतें होती हैं कि ब्राह्मण पेटू होता है ना, लाला बनिया चालाक होता है, छत्री के पास, सैनिक के पास दिमाग नहीं होता। ठीक, तुलसीदास की कोई चौपाई को अगर फॉलो करेगा तो वो क्या कह देगा कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी। मान लेने से बात नहीं बनती, सिद्ध करने से बात बननी चाहिए। ठीक है, तो अगर सिद्ध कर दिया तो क्या मान लिया जाएगा कि वो कार्य कारण संबंध उसमें लग रहा है। जैसे अरे क्या खोल दिया, उदाहरण देखते हैं बोला। ठीक है, उसने कहा कि मैं तो मानता हूं, और इतिहास में जाकर देख लो कि बड़े बड़े पद किसने संभाले हैं, पुरुषों ने संभाले हैं। यहां तक कि अमेरिका भी जो समानतावादी समाज है वो भी क्या करता है, पुरुषों को प्रधानता देता है, इसलिए आज तक वो अपनी महिलाओं को राष्ट्रपति नहीं बना पाए। उच्च पदों पर भी कुछ ही महिलाएं पहुंची, वो भी पिछले 15 से 20 सालों में पहुंची। समानता की बात करने वाले भी, वैज्ञानिक सोच रखने वाले भी महिलाओं को बराबरी देने के मूड में नहीं दिखाई देते। ठीक, अब वो तर्क तो दे रहा है और लग रहा है कि यार ठीक कह रहा है ये बात, लेकिन प्रश्न क्या था कि वो कैसे दिमाग में कमजोर है। ठीक, तो अगर अब दूसरा व्यक्ति जवाब दे इस बात का कि वो इसलिए कमजोर हैं या ऐसे कमजोर हैं कि आप देखिए कि वो निर्णय लेने में देरी लगाती, ठीक, गंभीर प्रकृति के निर्णय लेने से वो थोड़ा सा दूर रहती हैं,
गंभीर का मतलब ऐसे निर्णय जिनका प्रभाव बहुत सारे लोगों पर पड़ रहा हो, तो वो थोड़ा समय ज्यादा लगा लेते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ उदाहरण हैं। और फिर आप ये कहें कि ऐसा क्यों है, तो आप बताएं कि आप जब उन्हें घर से बाहर निकलकर सार्वजनिक जीवन में भागीदारी नहीं करने देंगे तो क्या होगा? उनके पास निर्णय लेने की क्षमता पैदा ही नहीं होगी। उल्टी बात कर सकते हैं, पुरुष कैसे निर्णय लेता है ये बताइए, है ना? तो पुरुष निर्णय इसलिए ले पाता है कि वो घर से बाहर मैक्सिमम टाइम बिताता है, तो उसके पास व्यवहारिक जीवन के अनुभव कैसे हैं? ज्यादा हैं, तो उसके निर्णय भी व्यवहारिक ही होंगे, जाहिर सी बात है। तो अगर महिला भी घर से बाहर पुरुष जितना समय बिताए तो वो भी उतनी तार्किक निर्णय ले सकती हैं। आ रही बात समझ में? तो ये उदाहरण देकर आप कह सकते हैं कि कार्य कारण संबंध दिख रहा है। कल भी उदाहरण दिया था, किसी भी गणित का सवाल, क्वेश्चन का आंसर अगर आप सीधा रख देंगे, सीधा जवाब, तो एक्सेप्टेड नहीं होता। क्या करना पड़ता है? क्वेश्चन को विथ फॉर्मूला रखना पड़ता है। अब आपका आंसर क्या है? सही मान लिया जाएगा। तो क्वेश्चन है, आंसर दे दिया, आपको लगा कि आज जवाब तो आ गया। अब इससे क्या मतलब है कि कैसे, जैसे आप तो आम खाओ पेड़ गिरने से क्या मतलब है? नहीं, हमें आम भी खाने हैं और सोर्स भी देखना है। दोनों चीजें साथ साथ दिखनी चाहिए। कार्य कारण संबंध ये होता है। ठीक है, किसी भी तरीके से दोनों को जोड़ देना कार्य कारण नहीं होगा। चलिए ठीक है, व्यवस्थित और ये गणपति की जगह क्रमबद्ध होगा। ज्ञान का संग्रह ही विज्ञान है। यानी कोई भी नॉलेज अगर आप क्या कर रहे हैं, व्यवस्थित ढंग से प्राप्त कर रहे हैं। अब व्यवस्थित का मतलब क्या है? हमारे जीवन में व्यवस्था कब आती है? किसी चीज को व्यवस्थित कब कहते हैं? सबसे पहले जब उसका अर्थ एम्बिगुअस ना हो, बहुअर्थी नहीं होना चाहिए, द्विअर्थी नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी भी चीज के दो अर्थ दिमाग में रख रहे हैं तो क्या होगा? कंफ्यूजन होगा, और आप उसको लेकर कोई भी कॉन्क्रीट आइडिया नहीं बना सकते। भाई एक मंजिल के दो रास्ते हैं, ये आपको पता है कि हम दो रास्तों से जा सकते हैं, लेकिन रास्तों के बारे में क्लियरिटी नहीं है, क्या होगा? हमेशा डिलेमा में रहेंगे कि इससे गए हैं तो इससे ज्यादा जल्दी पहुंच जाते, इससे जाते तो। लेकिन जब एक ही है तब फिर आप तैयार हैं कि जो होगा आपको रिग्रेट नहीं होगा, जो भी होगा बोला आप जाना ही था तो जाना था, पहुंच गए, ये जाना तो है तो जा ही रहे। तो जब भी पूछे कि क्रमबद्ध ज्ञान का मतलब क्या है, व्यवस्थित ज्ञान का मतलब क्या है, तो सीधा अर्थ है कि उसका अर्थ एक होना चाहिए। यानी बार बार वो चीज अपने गुण विशेषता में परिवर्तन ना कर रही हो। अगर गुण और व्यवस्था में परिवर्तन, विशेषता में परिवर्तन हो रहा है, उसकी प्रकृति अगर बदल रही है, तो वो व्यवस्था नहीं रह पाएगी। व्यवस्था का मतलब एक तो ये हुआ, क्या एम्बिगुअस ना हो या द्विअर्थी ना हो। एक से अधिक अर्थ है तो मुश्किल है। अर्थ एक है लेकिन मीनिंग दो निकल रहे हैं। मीनिंग मतलब दो तरह के सेंस निकल रहे हैं उससे, तो ये एम्बिगुइटी हुई। ठीक है ना? सोना क्या है? ये दो अर्थ है। अब कंफ्यूजन है कि क्या सोना। आगे बात समझ में? कहाँ है सोना? अगर ये शब्द कोई कह दे कहाँ है सोना, तो आप क्या समझेंगे, क्या पूछ रहा है? दो अर्थ निकल रहे, तो व्यवस्था गड़बड़ होने लगेगी। नंबर एक ही अर्थ होना चाहिए, एक ही अर्थ के साथ भाव भी एक होना चाहिए। दूसरा, जो अर्थ एक जगह निकल रहा है वो हर जगह हो। अर्थ कैसे हो? सार्वभौमिक होने चाहिए।
अगर दो लोगों के अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं तो तीसरा चौथा उसको सुनकर भ्रम में आ जाएगा कि मैं किसकी बात मानूं, किसका मतलब सोना है। ठीक है। क्रमबद्ध का मतलब क्या है कि आपने उस नॉलेज को एक के बाद एक स्तर से प्राप्त किया। ऐसा ही नहीं कि अचानक से आपने आंखें खोली और चमत्कार हो गया, इससे क्रमबद्धता गड़बड़ होगी। क्योंकि आपके बाद अगर जो वेरीफाई करने आएगा, अगर उसे स्तर नहीं बताएंगे तो वो कैसे वेरीफाई करेगा? ऐसे वो आप अगर स्तर बता दे रहे हैं तो आराम से उसे वो वेरीफाई भी कर लेगा। इससे आपकी टेस्टिंग हो जाएगी, आपका डेटा नॉलेज कैसी होगी? टेस्टेड रहेगी। जब कोई चीज अर्थ एक ही रख रही है, प्रकृति एक है, विशेषता एक है और व्यवस्थित तरीके से उसे प्राप्त भी किया है, तो इसका तो नियम निकाल निकाल लिया आपने, नियम प्राप्त कर लिया। और अगर किसी चीज का नियम मिल गया तो क्या कर सकते हैं आप? उसके आधार पर आने वाले समय का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। पूर्वानुमान भविष्यवाणी भी कर सकते हैं कि ऐसा ही होगा। यदि आपको पता है कि हाइड्रोजन के दो अणु को और ऑक्सीजन के एक पार्टिकल्स को मिलाने से पानी मिलता है, पानी बनता है ना? और यहाँ हाइड्रोजन का अर्थ क्या है और ऑक्सीजन का अर्थ आपको एक क्लियर है, तो अब आप भविष्यवाणी कर सकते हैं ना कि जब भी आप दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? पानी ही बनेगा। तो जब आपकी नॉलेज इन दोनों बेस्ड है तो कॉन्क्रीट हो जाती है, और कॉन्क्रीट नॉलेज से आप इजीली दोनों चीजों के बारे में काम कर सकते हैं। ठीक है। जैसा अभी बोला हमने आपको, सार्वभौमिकता होनी चाहिए, यानी जो अर्थ आपने दिए हैं वो दुनिया में हर जगह कैसे होने चाहिए? एक ही होना चाहिए, सार्वभौमिकता है। और टेस्टेड होना चाहिए, जैसा भी हमने चर्चा भी की कि आपने जो अर्थ दिया है वो दूसरे के लिए भी कॉमन कब होगा? जब वो टेस्ट कर लेगा उसे। तो आपको तरीका भी बताना पड़ेगा कि ऐसे प्राप्त किया मैंने, किसी नॉलेज को तरीका भी क्या करना पड़ेगा? बताना पड़ेगा आपको साथ साथ। यानी जो ज्ञान मिला है उसका तरीका, वैज्ञानिक पद्धति भी बतानी पड़ेगी। अगला कैसे टेस्ट करेगा? क्लियर है? तो बहुत जरूरी है कि परीक्षण के लिए आप साथ साथ तरीके भी तो जब कोई रिसर्च करते हैं या लिखते हैं तो उसमें क्या अनिवार्य रूप से लिखना चाहिए कि हमने इस तरीके का प्रयोग किया है, इस मेथड का प्रयोग किया है जिसके आधार पर ज्ञान प्राप्त किया गया है। ये बात आप पहले भी पढ़ चुके हैं, केवल रिवीजन होगा। क्या है? एक अप्रोच है, काम करने का तरीका है। पहली बात हुई थी पद्धति का मतलब काम करने का तरीका है। किसी भी घटना, विचार, वस्तु, विषय, समूह का अध्ययन करेंगे। कैसे? निष्पक्ष होकर, व्यवस्थित होकर, अवलोकन के आधार पर। ठीक, यानी ये टेस्ट कर देगा आप। अवलोकन से क्या हो जाएगा? आपका डेटा टेस्टेड है, इसका मतलब। दूसरा भी देखेगा तो वो मतलब निकाल लेगा देखने के बाद, है ना? सत्यापित भी करना होगा। आप वही डेटा सत्यापित कर सकते हैं जो अवलोकन से सिद्ध है। आपके दिमाग में क्या चल रहा है इसको कोई दूसरा सिद्ध नहीं कर सकता, लेकिन जो आप कर रहे हैं, जो दिख रहा है, उसके आधार पर सिद्ध किया जा सकता है। ठीक। और जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसमें कई सारे डायमेंशंस होते हैं, आयाम होते हैं। आयाम होते हैं ना? ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जिसका एक ही आयाम हो, मतलब जिसके बारे में एक ही सत्य हो। ये संभव नहीं है। आप नजरिया बदल देंगे, आपको डायमेंशंस मिलना शुरू हो जाएंगे। ये बहुत जरूरी चीज है, बहुत अच्छे से इस बात को। ज्ञान के आयाम होते हैं। ठीक। हमारी
सीमा हो सकती है कि हम सारे आयाम ना पकड़ पाए, लेकिन होते जरूर हैं। ठीक, तो एक से अधिक जब आयाम होंगे तो उस ज्ञान का क्या करना पड़ेगा आपको? वर्गीकरण करना पड़ेगा। ठीक है, क्या वर्गीकरण करना पड़ेगा कि उस ज्ञान को, वो ज्ञान किससे प्रभावित हो रहा है, किसे प्रभावित कर रहा है, प्रभावित हो रहा है, प्रभावित कर रहा है। तो जिसको प्रभावित कर रहा है उसका उल्लेख भी करना पड़ेगा, जिससे प्रभावित हो रहा है उसका उल्लेख है, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? उसका विश्लेषण हो जाता है। तो जब आप प्रकार बताते हैं तो आप वर्गीकरण कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप विशेषताएं बता रहे हैं, संबंध बता रहे हैं, स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं, समय के आधार पर आगे पीछे समझा रहे हैं, दो स्थानों के आधार पर अंतर समझा रहे हैं, एक चीज ठीक वैसी ही लग रही है जैसी आपने निकाली है, लेकिन कुछ उसमें अंतर है, तो क्या करना पड़ेगा अब? जैसे आपको मैंने बताया था, समाज, संस्था, समिति, समुदाय। समाजशास्त्र के बाहर के विद्यार्थी को सब एक जैसे लगेंगे। क्यों लगेंगे? क्योंकि सब में एक चीज कॉमन है और वो मनुष्य। ठीक है, क्योंकि समुदाय में कौन रहता है? मनुष्य। समुदाय बनाता कौन है? मनुष्य। समाज में कौन रहता है? मनुष्य। संस्था कौन बनाता है? मनुष्य। समिति कौन बना रहा है? तो हमें लगेगा कि मनुष्य ही सब कुछ है। नहीं, मनुष्य ने एक पर्टिकुलर हित या पर्टिकुलर डायमेंशन के लिए एक चीज का निर्माण किया हुआ है। सब जगह मनुष्य है इसका मतलब नहीं है कि सब समान हो गए। हाँ, सब में एक समानता है, एक समानता कि सब मनुष्य द्वारा निर्मित है, लेकिन क्या इससे सब समान हो जाने चाहिए? तो आपको सबके क्या बताने पड़ेंगे कि एक समानता है, ठीक, सभी में दो समानताएं होंगी, लेकिन एक मूलभूत अंतर भी होगा। याद है, जब आप ये तीनों चीजें बता रहे होते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप उसका विश्लेषण कर रहे होते हैं। विश्लेषण का अर्थ ही है कि जिस चीज को आप अध्ययन में लाए हैं उसको कितने आयामों से, वही बात आ गई, प्रभावित करना और प्रभावित होना, ये सब जब दिखाने लगते हैं आप, तो आपको मान लिया जाता है कि आप अच्छे विश्लेषक हैं। किसी विषय के विशेषज्ञ को आप मानते हैं कि अगर विषय का विशेषज्ञ है, तो ऐसी क्या चीज है जो आपको कहती है अगर ये तो विशेषज्ञ बन गया? तो आप अपनी भाषा में कहते हैं डेप्थ नॉलेज, है ना? फैक्ट्स का अंबार लगा पड़ा है। नहीं, अगर फैक्ट्स का अंबार है तो वो केवल वर्गीकरण कर सकता है, क्या नहीं कर पाएगा? विश्लेषण नहीं कर सकता। आ रही बात समझ में? सपोज करिए अभी वर्तमान में एक विषय चल रहा है किसानों की समस्याओं का, है ना? 3 कृषि बिल की समस्या चल रही है। समस्या मतलब हम समस्या इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विभिन्न वर्ग उससे जुड़े हुए हैं और अभी भी वो गतिरोध बना हुआ है। ठीक है, अब आए कहीं पर टीवी विश्लेषण हो रहा है, टीवी पर किसी टीवी वाले ने बुलाया अलग अलग विषयों के विद्वानों को, क्या ये समस्या का समाधान के लिए विश्लेषण करते हैं? ध्यान से समझना एग्जाम्पल, ठीक है? तो जाहिर सी बात है एक सरकार का आदमी बुलाते हैं, तो वर्तमान सरकार में संबित पात्रा को बुला लें या किसी और को बुला लें, ठीक है? फिर बुलाते हैं विपक्ष के किसी व्यक्ति को, यानी कांग्रेस से या किसी और बुला लेंगे। तीसरा, जो किसान प्रभावित हो रहे हैं यानी कृषकों का या कृषकों के नेता को बुला सकते हैं, अलग कृषक और नेता को बुला लें। और चौथा, उसके विशेषज्ञ, उस क्षेत्र के विशेषज्ञ को बुला लें जिसने शायद कृषि बिल बनाने में सरकार की मदद की होगी, सुझाव भी दिए होंगे या प्लस माइनस बता दिए होंगे। आप किससे सही सुझाव की उम्मीद कर रहे हैं? आप क्यों? कैसे रिस्क है? आप कैसे प्रूफ सोच रहे हो कि रिसर्च किया उसने? देखो,
कृषक तो केवल लाभ देख रहा है, वो इसका मूल्यांकन कैसे कर रहा है? अपने हानि ना हो लाभ हो इसलिए वो मूल्यांकन करेगा। हानि हो रही तो कृषि बिल बेकार है, और हानि लाभ हो रहा है तो उसके लिए कृषि बिल अच्छा है। अगर इसको कोई समस्या लग रही है, चुनौती है इस बिल में, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि सरकार मानती है कि हमने कोई कमी छोड़ी ही नहीं है, संसद ने पास किया है, इसका मतलब सब कुछ फिट फॉर हो गया। अगर सब कुछ फिट फॉर होता तो इतना विरोध किस बात का है? यानी सरकार सारे निर्णय जब लेती है तो जरूरी नहीं कि वो सर्व स्वीकृत हो, अधिकांश के स्वीकृत है, लेकिन सर्व स्वीकृत होना जरूरी नहीं है आज के टाइम में। इसका मतलब सरकार उस विषय पर नहीं सोच पाई या सोचने को तैयार नहीं है जो उसे चुनौती लग रहे हैं इस व्यक्ति को। ठीक है, नेता आएगा जो वाकई अगर सही नेता है तो ये भी बेहतर विश्लेषण कर सकता है, क्योंकि नेता इसलिए है क्योंकि उसे किसानों की केवल खेती नहीं, खेती के बारे में, खेती के अलावा और भी कई चीजों की जानकारी होगी। विपक्ष का काम क्या होगा? अच्छी सारी चीजों को खराब बताना और खराब चीजों को उनको प्रमोट करना कि ये खराब है। वो मानने को तैयार ही नहीं होगा कि कुछ भी अच्छा है इसमें। तो आपने देखा कि तीनों के हित अपने अपने हैं, यानी निष्पक्षता नहीं बची इसमें। ठीक, ये जो विशेषज्ञ है, ना उसे किसी के फायदे से मतलब है, ना उसे किसी के लॉस से मतलब है। विषय क्या है, बिल क्या है, इनमें से शायद ही किसी को बिल के अंदर क्या लिखा है उसकी जानकारी होगी, सारे पॉइंट्स की। कुछ पॉइंट्स अपने निकाल के रखे हैं, कमी निकालनी होगी तो उन्होंने क्या निकाला होगा? कमी वाले पॉइंट निकाले होंगे। इनको आलोचना कर, इनको समर्थन करना है तो किसानों की आय इतनी बढ़ जाएगी, ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा बताएंगे। अगर ये परेशान है तो कहेगा भैया ये खतरा है, ये खतरा है, ये खतरा है, एग्जाम्पल भी देगा। ठीक, जैसे कृषि बिल आया तो उत्तराखंड के किसान किसके आलोचना, किसका उदाहरण देते हैं कि सेब जब से आया है तब से सेब की बड़ी समस्या हुई, जब से सरकार ऐसे बिल लेकर आई है ना, प्राइवेटाइज किया जब से एपीएमसी को, मंडियों को, तब से हमें अच्छे मूल्य नहीं मिल रहे हैं। सरकार दावा करे अच्छे मूल्य मिलेंगे, ये कह रही कि नहीं मिलेंगे। ये पूरी बात को खोल के रखे, खोल के बताएगा कि बिल क्या है, बिल के प्रावधान क्या है, सरकार के पीछे इसका एजेंडा क्या है, सरकार वाकई क्या सोच रही है, और लागू करने में बिल्कुल चुनौतियां आ सकती हैं, चुनौतियां है भी। तो सरकार को क्या चाहिए? चुनौतियों को स्वीकार करे, माने कि हाँ चुनौती है, आवश्यक संशोधन के लिए तैयार रहे। सरकार भी तो आदमी है, तो हो सकता है कोई पक्ष क्या हो, छूट गया हो, तो बात सुन ली जाए। ये काम वो कब कर पाया? जब उसके सारे आयाम उसे पता था कि बिल क्या है, बिल का पर्पस क्या है, एपीएमसी कैसे काम करेंगी, एपीएमसी बनी कब, उसे सारी नॉलेज होगी। क्लियर है बात? तो सबसे पहले वर्गीकरण किया उसने अपने दिमाग में कि बिल क्या है वो पता होना चाहिए उसको, बिल के प्रावधान क्या ये पता होना चाहिए, किस प्रावधान से वैश्विक रूप से हम ताकतवर होंगे, किस प्रावधान से हम वैश्विक रूप से चुनौती का सामना करेंगे, आने वाले समय में एपीएमसी में मंडियां होंगी या नहीं होंगी तो उनके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। हरी बात समझ। विश्लेषण वही कर सकता है जो वर्गीकरण कर सकता है। क्योंकि उसे दो चीजों में अंतर पता है, तो एक के परिणाम ये, दूसरे के परिणाम ये, दोनों को जोड़ सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? तो वैज्ञानिक पद्धति में जो अंत होता है वो हमेशा विश्लेषण के साथ होता है, और ये जरूरी है। अब विषय छोटा हो तो विश्लेषण छोटा होगा, विषय बड़ा है तो बड़ा विश्लेषण होगा। मैंने कल भी एग्जाम्पल दिया, कोरोना खत्म भी हो रहा है धीमे धीमे, हमारा जो आर वैल्यू है वो बहुत नीचे आ गया है, यानी प्रभावित होने वालों की संख्या भी कम है, और उससे जो विक्टिम है उनकी संख्या भी लगातार कम हो रही है। लेकिन क्या कोरोना का विश्लेषण समाप्त हो गया? नहीं हुआ। कुछ आयाम ऐसे हैं जो अभी नहीं छेड़े जा सकते थे, लेकिन आने वाले समय में उन पर हमें विचार करना पड़ेगा। क्या कुछ भी हो सकता है कि आने वाला, अगर कोरोना जैसी कोई बीमारी फिर से आती है तो अब हम कैसे तैयारी करेंगे? तो लोगों को लग रहा है कि ऑनलाइन भविष्य क्या है, डिजिटल ही भविष्य है। पहले से ही मान रहे थे डिजिटल भविष्य है,
लेकिन डिजिटल इतनी जल्दी भविष्य बन जाएगा ये अनुमान किसी को नहीं रहा होगा। क्लियर है बात? तो विषय की प्रकृति निर्भर करती है, डिसाइड करती है, निर्धारित करती है कि आप विश्लेषण कितना गहरा करेंगे। केवल दो तथ्य मिले हैं, उनके आपस के संबंध में भी विश्लेषण ही है और कुछ नहीं। ठीक है, इसी बात को मैंने आपको उस दिन तीन चीजों के साथ समझाया था। तथ्य क्या होते हैं, अवधारणा क्या होती है, और सिद्धांत क्या होते हैं। ये क्रम होता है किसी भी चीज का, अनुसंधान का एक क्रम है। ठीक है, इस क्रम में और क्या क्या शामिल कर सकते हैं आप? ये क्वेश्चन भी आ चुका है, इसलिए आप संभावना रही कि आपसे बीच पूछा भी जाएगा। तथ्य कैसे प्राप्त करेंगे? आपको आंकड़े चाहिए होंगे। आंकड़े और तथ्य में यही फर्क है कि आंकड़ा प्रूव नहीं होता, तथ्य प्रूव होते हैं, टेस्टेड हैं। अगर आंकड़ा टेस्ट कर लिया जाए तो वो तथ्य बन जाएगा। ठीक, दो तथ्यों को जोड़ देंगे तो अवधारणा यानी एक समझ बन जाए। तो अवधारणा को जिसे हम कॉन्सेप्ट कहते हैं, बेसिकली सही चीज क्या है, किसी घटना के बारे में तथ्य इकट्ठे किया आपने, उनके बारे में एक समझ बना ली, ये उसकी अवधारणा हो गई। ऐसी कई सारी समझ उस पूरे विषय का विश्लेषण करती हैं, उनको हम सिद्धांत कहने लगते हैं। ठीक, सिद्धांत कथन भी होते हैं। आने वाले टाइम में आप क्या करेंगे, उन कथनों के आधार पर आगामी ऐसी कोई समस्या, ऐसी कोई स्थिति आती है तो उसका विश्लेषण भी आप कर सकते हैं। तो सिद्धांत प्रूव्ड स्टेटमेंट्स होते हैं, इतना ही फर्क। ये प्रूव्ड स्टेटमेंट है, ये प्रूव्ड अंडरस्टैंडिंग है, ये प्रूव्ड नॉलेज है। ये बात है। जब आप ये सब कर रहे होते हैं, यूज कर रहे हैं, फॉलो कर रहे होते हैं, यही वैज्ञानिक पद्धति है। ठीक, और इस वैज्ञानिक पद्धति में जब और चीजें जोड़ देंगे तो वो विज्ञान बनेगा। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि वैज्ञानिक पद्धति लगातार प्रयोग करते रहेंगे तो आप किसी विषय को विज्ञान बना देंगे। बिना पद्धतियों के कोई भी ज्ञान विज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान को विज्ञान बनाने के लिए केवल पद्धतियां ही हैं। इसलिए कार्ल पियर्सन की डेफिनेशन समझ में आई कि सभी विज्ञानों की एकता किस में है, पद्धति में है। बाकी तो सब विषय वस्तु हैं, लगाते रहिए। हो सकता है कि आज ऐसा कोई विषय ही ना हो, है नहीं, जो हम सुन नहीं पा रहे हैं, सोच नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। कल को हो सकता है कि क्या आ जाए, वो विषय बन जाए। कब बन पाएगा विज्ञान? जब उसके बारे में हमारे पास अधिकतम नॉलेज होगी। जैसे अभी आप देखिए, पिछले 100 सालों में कई विषय सामने आए हैं, समाज कार्य, सोशल वर्क। अभी पूर्णतः क्या नहीं बन पाया, विज्ञान नहीं बन पाया। खुद समाजशास्त्र अभी क्या नहीं है, पूर्णतः विज्ञान नहीं बन पाया। क्यों नहीं बना? क्योंकि पद्धतियां उतनी ज्यादा अप्रोप्रिएट अभी नहीं है। समाजशास्त्र भविष्यवाणी नहीं कर पा रहा है आज की डेट में, 100% भविष्यवाणी नहीं कर पाता, तो इसलिए हम उसे पूर्ण विज्ञान का दर्जा भी नहीं दे सकते। ठीक है, क्या हेडिंग था आपका? अब वो हेडिंग क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कि वैज्ञानिक पद्धति किसे कहते हैं, वो क्या होती हैं। किसी ज्ञान को व्यवस्थित कर दीजिए, या व्यवस्थित करने के जो तरीके अपनाएंगे वही आपकी वैज्ञानिक पद्धतियां हैं। ठीक है, इन सब के बाद अब आपको अध्ययन करना चाहिए किस चीज का? व्हाट इज साइंस, ये है। नहीं, ये नहीं। अच्छा, हमें वैज्ञानिक पद्धतियां पढ़नी है अब ना, मेथड्स ऑफ रिसर्च। तो
कैसे किसी विज्ञान को, ऐसी कौन सी विधि है जिससे हम उसे विज्ञान बना दें। तो रिसर्च की मेथड क्या है? ये रिसर्च की मेथड ही किसी विषय को विज्ञान बना सकती है, किसी ज्ञान को विज्ञान बना सकती है। सामान्यतः चार प्रकार के मेथड्स शामिल किए गए। अनुसंधान विधि से आशय क्या है? चार प्रकार की विधियां हैं। इन विधियों को अगर लागू किया जाए तो इनसे जो ज्ञान प्राप्त होगा वो क्या मान लिया जाएगा? विज्ञान की कैटेगरी में रखा जाएगा। और इन तरीकों को जब आप करेंगे, प्रक्रिया बना देंगे, तो अनुसंधान बन जाएगा। ठीक है। वैज्ञानिक पद्धतियां और भी हैं, जैसे अवलोकन है, व्यक्तिक अध्ययन पद्धति है, वो पद्धतियां भी हैं। लेकिन वो अनुसंधान की पद्धतियां भी हैं, क्योंकि वो ज्ञान को प्राप्त करने में क्या कर रही हैं? मदद कर रही हैं। तो ऐसा ना लगे कि हमारा टॉपिक क्या है, केवल अनुसंधान की पद्धतियां हैं। ऐसा नहीं है। अनुसंधान की पद्धतियां तो हैं, विधियां तो हैं ये, लेकिन इससे जो ज्ञान पुष्ट होकर निकलेगा वही तो विज्ञान बनेगा। इसलिए किसी विषय को विज्ञान बनाने के लिए आप इन पद्धतियों का प्रयोग कर सकते हैं। अब निर्भर करता है कि आप प्राकृतिक विज्ञानों का अध्ययन कर रहे हैं, विषय का, या सामाजिक विज्ञानों। ठीक। तो इतनी जद्दोजहद सामाजिक विज्ञानों के लिए होती है, ना कि प्राकृतिक विज्ञानों के लिए। ठीक है। तो चार प्रकार के अनुसंधान पद्धति आपके पास है: ऐतिहासिक, प्रयोगात्मक, वर्णनात्मक और क्रियात्मक अनुसंधान। और क्रियात्मक अनुसंधान, ठीक है, एक एक करके आप इनको देख सकते हैं। पहला देखें, जो आपके मैप में भी होगा, स्लाइड में है, ऐतिहासिक अनुसंधान विधि, हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड। ठीक है। तो ऐसी विधि जिसमें अतीत या विगत जीवन का अध्ययन हो। अब जीवन एक व्यक्ति का हो सकता है, एक समूह का हो सकता है, या समूह से संबंधित किसी वस्तु का होगा, विचार का होगा, घटना का होगा, किसी चीज का भी आप अध्ययन कर सकते हैं। बस वो अतीत में घट चुका हो, ये जरूरी है। वो घटना हो चुकी हो, विचार कंप्लीट हो चुका हो, वस्तु कंप्लीट हो चुकी हो, बन चुकी हो, चाहे वो बन के टूट गई हो, लेकिन वो सब कंप्लीट पहले हो जाना चाहिए। तो क्या इसका मतलब वर्तमान का नहीं? कर सकते हैं। यदि कोई चीज निरंतरता में चली आ रही है, उसका अतीत जानना हो तो उसकी स्टडी भी कर सकते हैं। भाई जरूरी नहीं कि जो खत्म हो गया उसी का इतिहास का अध्ययन किया जाएगा। जो निरंतरता में चला आ रहा है, तो आज से पहले जैसा था उसकी स्टडी भी ऐतिहासिक अनुसंधान में होगी। यानी आपने विषय तय कर लिया। ये नाम क्यों पड़ा हिस्टोरिकल रिसर्च? क्योंकि आप विगत जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। यानी इसमें तरीका महत्वपूर्ण नहीं है, इसमें समय महत्वपूर्ण है। बस इसका निर्धारण समय के आधार पर हुआ। अगर अतीत का अध्ययन करेंगे तो ऐतिहासिक विधि हो जाएगी। क्लियर है? अब जाहिर सी बात है कि इसमें अवलोकन कर सकते हैं आप। क्या इतिहास में जाकर अवलोकन किया जा सकता है? तो मेथड तो अवलोकन होनी चाहिए ना। मेथड तो अवलोकन होनी चाहिए। केवल समय के आधार पर इसका, इसलिए क्वेश्चन बनता है कि किस मेथड में समय के आधार पर विधि का निर्धारण हो जाता है। और सरप्राइजिंग ये है कि अवलोकन तो है ही नहीं यहाँ पर, जो कि किसी भी रिसर्च का एक बड़ा बेसिक आधार है अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, और यहां नहीं कर पा रहे हैं आप उसे। नहीं हो रहा है ना यहाँ पर, लेकिन फिर भी रिसर्च है ये। जैसे मैंने कहा, अवलोकन नहीं कर पाएंगे आप, तो आपको क्या करना होगा? मौखिक स्रोत लेने होंगे, कहानियां सुननी होंगी उसके बारे में। अगर आप मौखिक नहीं है तो लिखित स्रोत ले लीजिए। शिलालेख हैं, डायरीज हैं, किसी कार्यालय के पत्र हैं, वंशावली। ये क्वेश्चन पूछा गया है। वंशावली का अध्ययन किस अनुसंधान पद्धति में किया जा सकता है?
तो वंशावली का तो अतीत हुआ। वंशावली से क्या पता लगता है? डायनेस्टी ट्री बोल रहे हैं, तो हम अतीत के बारे में पता लगा सकते हैं इससे। जीवन वृत्त, लाइफ साइकिल, किसी की लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ रहे हैं तो लाइफ साइकिल का एग्जाम्पल क्या है? आत्मकथा है, या किसी की जीवनी है तो उसका जीवन व्रत हो गया वो। यानी शुरू से लेकर अंत तक पूरा व्रत तैयार करना है आपको। मैगजीन, न्यूज़पेपर्स, बुक्स हो सकता है। और माना जाता है इतिहास में कि सबसे ऑथेंटिक स्रोत क्या होता है इन सब में से? कॉइन्स। क्योंकि उसमें कोई भी मैनिपुलेशन नहीं कर सकता, जो भी बताता है वो रियल, लगभग रियल होता है। बाकी सब में तो क्या हो सकता है? अतिशयोक्ति डाली जा सकती है, लेकिन सिक्कों में क्या नहीं हो सकती? बहुत कम चांस है जिसमें अतिशयोक्ति दिखाई जाए या अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन हो। क्योंकि सिक्कों में आप अधिकतम क्या डाल सकते हैं? एक दो लाइन लिखवा देंगे, या फिर एक दो इमेज बनवा देंगे, या उससे और भी ज्यादा कुछ संभव है? भाई नोट पे तो संभव है, नोट तो बड़ा होता है, लेकिन कॉइन्स पे तो संभव नहीं है। तो कॉइन्स पे आदमी जो भी लिखवाएगा, जाहिर सी बात है मैक्सिमम वो सच के आसपास ही होना चाहिए उसे, है ना। समुद्रगुप्त के बारे में पता लगता है ना कि वो धनुर्धर है, वीणा बजाता है। कैसे पता लगता है? सिक्के पे ये सब मिल रहा है, समुद्रगुप्त के सिक्के हैं। खैर, कैसा विवरण होगा इसमें? सबसे बड़ा खतरा किस चीज का रहता है? क्योंकि जिसके बारे में है, जैसे अशोक के बारे में था ना, जब अंग्रेज भारत में आए तो उनके पास कोई मस्की कर्नाटक में, कोई उड़ीसा जौखड़ में, कोई भब्रू राजस्थान में, कोई मध्य प्रदेश में, क्या मिल रहे थे उसके? इंस्क्रिप्शन। कैसे पता लगा उस समय कि एक ही आदमी के हैं? क्योंकि किसी में नाम देवानाम प्रियदर्शी है, देवा नाम है, किसी में प्रियदर्शी लिखा है, किसी में अशोक लिखा है। कैसे बता सकते हो कि एक ही व्यक्ति के नाम है? कितनी मुश्किल होगी उस जेम्स प्रिंसेप को सबका जोड़ने में कि एक ही आदमी के बारे में बात हो रही है ना। और फिर भी आप 100% नहीं कह सकते कि एक ही बारे में, एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही। तो सबसे कम विश्वसनीयता आती है इसमें, लेकिन इसका मतलब नहीं कि फेक है, लेकिन आप इसे चैलेंज कभी भी कर सकते हैं। ये हमेशा स्पेस बना रहता है इस रिसर्च में कि आप कभी भी चैलेंज कर लेंगे इसे। अगर आपके पास कोई नया डेटा आ गया तो ये चैलेंज हो जाएगा तुरंत। कितना भी आप साइंटिफिक चलिए, लेकिन आप कभी भी चैलेंज हो सकते हैं अगर नई फैक्ट्स आ गई। जैसे आपने देखा, हम मानते रहे थे, हम क्या, अंग्रेज जब भारत में आए शुरुआती दौर में, तो हमें लगा कि हमारी लाइफ शुरू कहाँ से हुई? आर्यों से हुई। ठीक, इसलिए आप देखेंगे कि दयानंद सरस्वती वगैरह सब कहाँ से मान रहे हैं हमारा जीवन? आर्यों से। लेकिन जैसे 1921 में क्या मिला? सिंधु घाटी सभ्यता मिली, तो हमें पता लगा कि हम तो इससे भी पुराने हैं। और अभी सनौली कुरुक्षेत्र में स्टडीज हुई है ना, वहां वॉरियर समाज मिला है, तो वो बता रहा है कि तो इससे पहले का भी समाज। यानी अंग्रेजों ने हमें सब कुछ सही, कोई सब कुछ सही सही नहीं बताया, जो बताया है वो कंप्लीट नहीं बता पाया अभी तक वो हमें। सनौली के मिलने से पहले तक हम मानते थे कि हमारी सभ्यता आईवी से शुरू हुई, 5000 साल पुरानी सभ्यता है। सनौली कुरुक्षेत्र में जो मिला है वो बताता है कि कहानी कहीं और की भी है, हमारी कोई तीसरी स्टोरी है जो छुपा ली गई या अंग्रेज ढूंढ ही नहीं पाए उसको। बात समझ में आई? तो देखा, एक नया फैक्ट मिलते ही आप पुराने वाले को आप चैलेंज करना बहुत आसान हो जाता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है क्रेडिबिलिटी की? कि कोई कुछ बोलता तो है नहीं, देखकर अनुमान लगाना पड़ता है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता को मात्र सत्तात्मक माना आपने, माना क्यों? क्योंकि केवल 2-3 सिम्टम मिले। एक चित्र बने हैं जिसकी महिला के पेट से क्या निकल रहा है, नाभि से पौधा, तो लगा कि पृथ्वी क्या है, उर्वरा की देवी है, तो मां सत्तात्मक समाज हो गया। या फिर क्या मिला, जितने उपकरण मिले हैं उनमें से महिलाओं के उपकरण ज्यादा हैं, तो लगा कि डोमिनेट महिलाएं करती होंगी, तो मां सत्तात्मक। क्या ये सॉलिड रीजन हो सकता है? क्योंकि अभी तक उनकी हम लिपि नहीं पढ़, जिस दिन हमने उनकी लिपि पढ़ ली उस दिन क्या होगा? कई सारे सत्य बदलेंगे पक्की बात, लेकिन तब तक हमें मानना पड़ता है। तो इतिहासकार देखकर बस सोच रहा है कि इसे क्या हुआ होगा मैक्सिमम इस समय। ठीक है, तो सबसे कम
विश्वसनीयता हमें इस वाले रिसर्च से प्राप्त होती है। करते क्यों हैं फिर? क्योंकि वर्तमान और भविष्य दोनों को अगर निरंतरता में देखना है तो इतिहास को लाना ही पड़ेगा। अगर आप किसी चीज को कंटिन्यूटी में देख रहे हैं, देखना ही चाहिए। अगर आप उसका समग्र अध्ययन करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? समग्रता में देखना पड़ेगा, और समग्रता के लिए अतीत का अध्ययन जरूरी होगा अगर उसकी जड़ें पहले हैं तो। दूसरा पर्पस क्या हो सकता है कि भविष्य को बेहतर बनाना है, तो वर्तमान और भूत को समझिए, जिससे कि आप भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। या फिर पास्ट में कोई ऐसी समस्या थी जो आज तक चली आ रही है, जैसे आज भी भारत गरीबी जैसी समस्याओं से क्यों लड़ रहा है, तो पता लगा कि हमारी समस्याएं जड़ें कहाँ हैं? अतीत में हैं। अंग्रेजों ने जब हमें खोखला किया, ड्रेन ऑफ वेल्थ, जब पैसा हमारा ले गए, हम आज तक उस झटके से उबर ही नहीं पाए। ठीक, तो आगे भारत अच्छा कैसे बन सकता है? जब वर्तमान गरीबी और बेरोजगारी समस्याओं का अध्ययन होगा। तो पता लगा कि हमारे यहाँ कभी क्या नहीं हुए, ईमानदारी से लैंड रिफॉर्म्स आज तक नहीं हुए। जिस राजा ने अच्छे से लैंड रिफॉर्म्स किए वो सक्सेसफुल रहा, चाहे शेरशाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी हो, चाहे अकबर हो। लेकिन ये भी कभी भी साइंटिफिक क्या नहीं कर पाए? लैंड सर्वे नहीं कर पाए। उत्तराखंड की तो सबसे बड़ी समस्या आज की डेट में यही है। भारत की हर समस्या का समाधान कहाँ है? आप सरप्राइज हो जाएंगे सुन के, वो है लैंड रिफॉर्म, और हम इसे सिद्ध कर सकते हैं। आप लैंड रिफॉर्म्स कर दीजिए ईमानदारी से, चुनौतियां बहुत होंगी, लेकिन अगर एक बार आपने कर दिया तो समस्याएं, आप आर्थिक समस्याओं से निजात पा जाएंगे, ये गारंटी है इस बात। लेकिन वो करने में इतनी चुनौतियां हैं कि हर किसी के कोई हाथ उस छत्ते पर डालना नहीं चाहता। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया कि ऐतिहासिक अनुसंधान हम क्यों करते हैं। तो कल भी चर्चा की थी हमने कि ऐतिहासिक अनुसंधान के दोनों पर्पज हो सकते हैं। आपको कल याद है ना? शुद्ध अनुसंधान, प्योर रिसर्च कौन सी होती है? जो ज्ञान प्राप्ति के लिए की जाती है, सिद्धांतों के निर्माण के लिए की जाती है। याद है कौन सी रिसर्च थी वो? याद है? दो थी ना रिसर्च, शुद्ध और व्यवहारिक अनुसंधान। उद्देश्य लिखे थे आप लोगों ने दो, तो उसका एक नाम और मिल गया, क्या है? प्योर रिसर्च। प्योर रिसर्च वो होती है जो केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए की जा रही, दिमाग की कसरत है, दिमाग की खुजली मिटाने के लिए अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो ये शुद्ध है। लेकिन अगर उन नियमों का प्रयोग आप किसी समस्या के समाधान में करना चाहते हैं तो व्यवहारिक है। कोरोना की जितनी भी आप जीनोम मैपिंग कर रहे हैं, उसका पर्पज इमीडिएट क्या है कि इससे मुक्ति पाई जाए, तो वो अप्लाइड रिसर्च हुई। जिस दिन हम 100% कह देंगे कोरोना से जीत चुके हैं, कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, केवल एक जुकाम की तरह रहेगा, उसके आगे जो भी करेंगे अब क्या हो जाएगा? वो प्योर होने लगेगी, तब तक वो अप्लाइड रहती है। कोई रिसर्च अपने आप में प्योर, अपने आप में अप्लाइड नहीं होती, ये ध्यान रखना। ये तो उसको आप उसे प्रयोग कर रहे हैं तो कैसी हो गई वो, और जब तक प्रयोग नहीं किया तब तक वो बस। तो रिसर्च को थोड़ी पता है कि वो प्योर है कि अप्लाइड है, वो तो आपके प्रयोग करने पर निर्भर करता है कि आप उसे कैसे ट्रीट कर रहे हैं। इसी बात को दूसरी भाषा में कहें तो अतीत की गलतियों को समझकर भविष्य में गलती ना करना। लेकिन उस दिन हमने मजाक में बोला भी था, अच्छा आपकी क्लास में नहीं बोला। इतिहास का अध्ययन क्यों किया जाता है? कि व्यक्ति द्वारा गलती ना करे, जबकि सच क्या है? व्यक्ति फिर भी वही गलती करता है, उसको लगता है कि अब क्या मैं सब ठीक कर दूंगा। ठीक है, अतीत में कुछ गड़बड़ रही है उनको आप पता लगा सकते हैं। गुण दोष का मतलब मेरिट और डिमेरिट। ठीक है, ये तो आपने पढ़ ही लिया है। लास्ट, जिज्ञासा। मनुष्य क्यूरियस होता है ना, तो जब हम अपने पूर्वजों के बारे में पता लगाते हैं, वो हमारी इस क्यूरियोसिटी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। हम अतीत के पीछे क्यों भागते हैं? तो कई बार हमें अपने बारे में पता लगाना। मानव बंदर था, बंदरों से पैदा हुआ, पता लगाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऐतिहासिक रिसर्च करनी पड़ेगी। आपके पूर्वज कहाँ से आए पता लगाना है तो रिसर्च करनी पड़ेगी आप। ठीक है, अतीत में कोई घटना हुई, क्या वो आज रेलेवेंट हो सकती है? जब बिल्कुल हो सकती है। 1830 का फ्लू था ना शायद, है ना?
तो लोग भूल भाल गए थे उसे। लेकिन 1830 का फ्लू फिर से 200 साल बाद सामने आके खड़ा हो गया। उस समय हम कैसे लड़े, उस फ्लू से हमारा सामना, स्पेनिश फ्लू से हमारा सामना हुआ तो हम कैसे फाइट कर पाए उससे, तो वो रिसर्च हमने जानी, निकाली। तो हम वर्तमान में क्या कर रहे हैं, ऐसे फ्लू से लड़ पा रहे हैं उनमें से कुछ तरीकों को निकाल कर। क्लियर है? समस्या क्या होती है इसमें? सबसे बड़ी चुनौती कि जो फैक्ट्स हैं वो एक जगह नहीं मिलेंगे आपको। अशोक के बारे में बताया ना, अशोक के बारे में जिसने पता लगाया वो महान आदमी होगा वाकई। कर्नाटक मस्की तक जाना, फिर अफगानिस्तान तक, मानसेहरा तक जाना, पेशावर तक, फिर धौली जौखड़ जाना उड़ीसा, बुरजोम कश्मीर जाना, सब जगह घूम रहा है वो आदमी। तो एक जगह फैक्ट नहीं मिलेगा, आपको चक्कर लगाने पड़ेंगे लाइब्रेरीज के, म्यूजियम्स के, और पता नहीं कौन कौन सी बुक्स और एपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके पता लगा पाएंगे। वही बात आई, जो किताबें कुछ नहीं कहती, मुहर कुछ नहीं कह रही, मुहर तो एक इमेज दिखा रही ना, उस इमेज को आपको इंटरप्रेट करना है। तो क्या हो सकता है, अध्ययन करता अपना मत भी लगा सकता है उसमें, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए आप देखते होंगे इतिहास जब पढ़ते हैं तो इतिहास की झगड़े भी बहुत होते हैं इतिहास में, किसके, इतिहासकारों के बीच में। उसी बात को इरफान हबीब कुछ और बोलता है, ठीक है, कुछ मार्क्सवादी कुछ और बोलते हैं, सब मार्क्सवादी हैं, और राष्ट्रवादी कुछ और बोलते हैं। हमें यही नहीं पता लगा सकता कि औरंगजेब धार्मिक धार्मिक था या धर्मनिरपेक्ष था, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष सिद्ध करते हैं जो लोग, वो बताते हैं कि वो मंदिर को दान दे रहा है, ये कर रहा है और वो कर रहा है। जो बताते हैं कि राष्ट्रवादी कह रहे हैं कि नहीं वो तो सांप्रदायिक है, तो वो बताते हैं कि मंदिर तोड़ रहा है। अब हम क्या समझें भाई, मुश्किल है हमारे लिए, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज, वो घटना क्यों घटी ये केवल आप अनुमान लगाते हैं। सबसे बड़ा मुश्किल है कि एक तो घटना के बारे में पता लगाना और फिर ये पता लगाना है घटी क्यों। तो आप अंतिम रूप से कुछ भी नहीं कह सकते। एक तो आप उस चीज को देख ही नहीं पा रहे थे, अब उसके पीछे देखना, उसके पीछे भी कुछ देखना पड़ रहा है आपको। एक तो घटना दिखी, वही नहीं दिखी आपको, अब घटना के पीछे कौन सी घटना जिम्मेदार है, बड़ा मुश्किल है कुछ भी कहना, ठीक है ना। तो इसमें कार्य कारण संबंधों को 100% पता लगा पाना मुश्किल होता है। तो इसलिए आप इसकी वेरिफिकेशन भी नहीं कर सकते, उतनी मात्रा में वेरिफिकेशन नहीं होगी। यानी ये जो रिसर्च है बाकी तुलना में सबसे कम रिलायबल है। हम मना नहीं कर रहे क्योंकि वो अभी तक कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं है, बना ही नहीं है, लेकिन सबसे कम ऑथेंटिक मानी जा सकती। इसलिए जो इतिहास कह रहा है कभी उसे अंतिम सत्य नहीं मानना चाहिए, वो केवल एक संभावना होती है। नया इतिहास जो लिखा जा रहा है वो क्या कहते हैं, ये केवल एक संभावना है, आप इसे सत्य ना माने। कौन सा इतिहास? जो बहुत पुराना है। गांधी का इतिहास के बारे में 99% सब चीजें ठीक हैं, 2-4% चीजें ही हैं जो कह सकती हैं कि क्या हुआ होगा, लेकिन जिसके बारे में सब कुछ लाइन बाई लाइन लिखा पड़ा है उसके बारे में सोचने की जरूरत बहुत ज्यादा। इसके बावजूद भी लोग कुछ लोग गांधी को पूंजीपतियों का समर्थक बताते हैं, है ना, कुछ लोग गांधी को व्यभिचारी बताते हैं। अब गांधी से तो है नहीं कि बताने के लिए कि मैं क्या हूं और क्या नहीं हूं, अपने आप को डिफेंड तो नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए कल हम बात करेंगे किस पर, प्रयोगात्मक अनुसंधान में, ठीक है।